प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़यात में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं। कुछ तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। बलूचिस्तान का ये इलाका है ज़िला मूसा खेल। इसमें मुसल्लह अफराद ने 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर शनाख्त किया और फिर शनाख्त के बाद उन्हें कत्ल कर दिया। इसी तरह से बलूचिस्तान के शहर कल्लात में मुसल्लह अफराद के हमले में पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में भी 6 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। अब ये तो बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए हैं और इसी तरह से फिर 20 से ज़ायद दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में। लेकिन दूसरी तरफ जो कच्चे के इलाके में चल रहा है उसमें भी जुमेरात के रोज़ रहीम यार खान के इलाके में कच्चे के डाकुओं के हमले में पंजाब पुलिस के जो 12 एहलकार शहीद हुए उस पर भी कौम सोगवार है। कच्चे के इलाके में गुज़श्ता 24 बरस के दौरान कुल 52 ऑपरेशन हुए जिनमें 34 एहलकार शहीद हो चुके हैं और कच्चे के इलाके में होने वाले ऑपरेशन पर 11 अरब रुपए से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। अब प्रोग्राम में ज़रा पहले बलूचिस्तान और फिर कच्चे के इलाके पर और फिर कुछ और चीज़ों पर आते हैं जिनमें अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं और जो एक पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट सेशन में कहा जा रहा है कि कुछ कानून साजी होने जा रही है। तो इन पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में शाहिद रिंद साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शौकत बस्सा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई के रहनुमा राजा रियाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सायरा बानो साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिद रिंद साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा। चलें शाहिद रिंद साहब अभी हमें दोबारा हम उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बस्सा साहब ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, अब जाहिर है पहले हम ये भी कहते रहे हैं कि ये नाराज़ बलूच हैं, कुछ बलूचों को कौमी धारे में भी लाया गया है, लेकिन अब रियासत की इस पर जो पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह है कि ये दहशतगर्द हैं। जाहिर है जो दूसरों को शनाख्त करके उन्हें मौत के घाट उतार दे, उन्हें शहीद कर दे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर हो, मासूम लोगों को मारे, वो तो दहशतगर्द ही हो सकता है ना, उसके मुतालबात या उसका मामला कुछ भी हो। तो रियासत जो है अगरचे से निमटने की कोशिश भी कर रही है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, पाक फौज के जो जवान हैं वो अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं आप, रियासत की स्टेट की हुकूमत की कहीं पर कमज़ोरी है या कुछ आगे ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, क्या हो रहा है? असदुल्ला भाई, बलूचिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं, 23 लोग जो शहीद हुए, फिर हमारे एजेंसीज के लोग, लेवीज के लोग, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, उनके वर्सा को सब्र दे। इंतहाई अंदोनाक और तशवीशनाक वाक़या है। और अभी ये सिर्फ यही मूसा खेल में नहीं बल्कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, पुल जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, पूरा अफरा तफरी का मामला है। मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि वो कभी भी हमारी तरजीहात में नहीं रहा। जो हकीकत है वहाँ पर जो लोग आज बलूचिस्तान में हैं उनका आप लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, उनके आप ग्रीवियंसेस देख लें, उनकी जो महरूमियाँ वो देख लें। हमें बलूचिस्तान को कौमी दायरे में लाना होगा। आज जो बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे जो बलूचों का रवैया है उनका तो गिला ये है कि हमें मुनासिब फंड्स नहीं दिए जाते, हमें हमारा डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जाता, हमें शेयर नहीं दिया जाता। जहाँ तक बात है कि जिन लोगों ने ये जो वारदात की है, शहीद किया है हमारे लोगों को वहाँ पर, जाहिर है ये तो एक सोची समझी साजिश है, दहशतगर्द है जो सूबाई तसब के वहाँ को पिलाना चाहते हैं। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह जो आज सियासी इंतशार है, ये मैं तो सारे ताने बानी वहाँ लेके जाता हूँ। और दूसरी बात यह है हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। हुकूमत की तरजीहात अमनो अमान की सूरत हाल आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में जंगल का कानून है, डाकू राज का नफाज है। अभी आप लिंक करना चाहते थे जो वहां पर कच्चे में हुआ, कच्चा जनूबी पंजाब का आखिरी जिला रहीम यार खान है वो, देखिए वहां पर हालत ये है। अच्छा, अब हालत ये है कि अगर आप अपने बलूचिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनके ग्रीवियंसेस दूर नहीं कर सकते, तो तरजीहात क्या है? तरजीहात ये है कि जहां पर तहरीक इंसाफ का, मैं ये नहीं कि मेरा तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, आज 2 साल हो गए हैं आप तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज कर रहे हैं।
13 अगस्त गुजरी है, पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं वो? साहब, उसमें पाकिस्तान डे बना रहे हैं। कि जो दो चीजें मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। एक तो सर ये ना बसा साहब, मामला ये है कि अगर कोई नाराज है, किसी के ग्रेवेंसेस हैं, तो उसको दूसरों को कत्ल करने का कोई जस्टिफाई तो नहीं करता ना। अगर फर्ज करें महरूमियां हैं तो ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो दूसरों को कत्ल कर दें या सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें। और दूसरा, जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो ये मामला शायद मुख्तलिफ है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी उस जिम्मेदारी पर हैं, जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं, वो तो उनके खिलाफ लड़ रही है ना। ये तो आप नहीं कह सकते कि जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं तो वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही। मैं सायरा बानो साहिबा, आपकी जरा इस पर राय मैं जानना चाहूंगा। असदुल्ला भाई, मेरा एक, असदुल्ला भाई आपने बड़ा अहम सवाल किया, एक कहने दीजिए असदुल्ला भाई। असदुल्ला भाई सर, मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा, मैं वापस मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपको कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। जाहिर है दहशतगर्दी है, लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के जो नाराज बलोच हैं, जो बेचारे अगवा किए गए हैं, उनके जो 5-5, 10 साल हैं, वो लोग आज तक वो पेश नहीं किए जा रहे हैं किसी अदालत में। मैं इन ग्रीवियंसेस की बात कर रहा हूं। आप उनको उनके फंड्स नहीं देंगे, उनके तरक्याती डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा नहीं होगा, उनका नौकरी के अंदर हिस्सा नहीं होगा। वहां पर जो सारी चीजें मिल मिला के ये आज 76 साल हो गया हमें आजाद हुए, पूरी आपकी पॉलिसियां आज खास तौर पे, जिसको मैं लिंक करना चाहता हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल सही है। चलें साथ मिलाते हैं ना, क्या है, बिल्कुल ठीक है जो जी। चलें, आप कह रहे हैं तरजीहात दी जी, इसके साथ ना मिला लेते हैं ना कच्चे के मामले को भी। सायरा बानो साहब, ज़ाहिर है आपका इलाका भी है, आप इस सारे मामले को समझते हैं। इस पे अब ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा इशू है, यानी अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं बलोचिस्तान ये कच्चे के डाकुओं के खात्मे के लिए। मुतअद्दिद इस पर ऑपरेशन हो चुके हैं और 24 बरस से ये ऑपरेशन जारी हैं और तकरीबन 52 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। और इस वक्त हालत यह है कि एक पुलिस एहलकार सोच भी नहीं सकते कि वो 10-12 लोग जाकर कोई ऑपरेशन करेंगे डाकुओं के खिलाफ, वो कामयाब हो जाएगा। फिर भी कोई डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए एहलकारों को भेजा गया, जो तरने वाला साबित हुए उनके लिए, और उनकी कीमती जानों पर बड़ा अफसोस है पूरी कौम को। लेकिन ये क्या स्टेट विद इन स्टेट बन चुकी है कच्चे के इलाके में? यानी ये स्टेट से बड़े हो गए हैं कि इनको काबू ही नहीं किया जा सकता? अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला खान साहब, बस थोड़ा टाइम दीजिए फिर मैं बताती हूँ। मैंने तो आज बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, दिली अफसोस हुआ, और हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए। अब इसमें वो कहते हैं कि लसानियत नहीं लानी चाहिए। जो भी आप रहीम खान वाक़ये की बात कर रहे हैं, अगर आप वैसे देखा, अगर एक पॉइंट बताती हूँ कि डाकू क्यों होते हैं, तो वहां पर मैं तो बचपन से ये सारी चीजें सुनती और देखती भी आई हूँ कि जो वहां के लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनके घरों की इज्जतें पामाल हुई हैं, लूटी है, क्या क्या किया है, एंड में जाके वो बंदूक उठाने पे मजबूर होते हैं। और बाकी रहा आपने कहा तर नवाला, तो शौकत बसरा साहब ने कहा कि यहाँ पर हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं है वो। ऐसा मैं मान नहीं सकती कि हमारी फोर्सेस कोई चीज ठान ले और वो हो ना। ये कच्चे के डाकू हो गए, ये यहाँ पर सून में आनी और ये माचके की तरफ के डाकू हो गए, ये हो नहीं सकता। आपने देखा होगा कि अभी आपने खबर देखी होगी कि जो मुशीर थे सिंध गवर्नमेंट के बाबुल भैयो, उनका मतलब वो असले की तरसील के बीच में वो पकड़े गए। आपने दोबारा वो खबर सुनी? सिर्फ उनको उस ओहदे से हटाया गया, उसके बाद कहीं आपने किसी अखबार में उसका जिक्र सुना हो? बिल्कुल भी नजर नहीं आया। ये अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझती हूँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको अपनी राय दूंगी, ये चाहते नहीं है। ये एक क्योंकि हम जैसे जो मुल्क है ना, वो क्या मैं आपको बताऊं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जो अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ पर या तो मजहबी मुनाफरत हो, लिसानियत मुनाफरत हो, या इस किस्म की कोई दहशतगर्दी हो, ये लोगों का ध्यान इधर से उधर करने के लिए। वरना ऐसी कौन सी बात है कि अरबों रुपए का बजट हमारी एजेंसीज का, पुलिस का बजट, बाकी इदारों का बजट, वो सारा बजट कहाँ जाता है? और मजे की बात ये कि इनके पास असलहा कहाँ से आता है? क्या पुलिस अन्य खान लोगों की चादर चार दीवारी को तार तार करने के लिए ये है? निहत्ते लोगों पर जुल्म और औरतों की इज्जतें लूटने के लिए है? क्या वहां पर जाते हुए अब मैं क्या बोलूं कि क्या उनको चीज वो होती है जो इनके आईजी पंजाब बैठ के टिकटॉक बनाते हैं? लीड करें ना फ्रंट से। सही है।
ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है सायरा साहबा। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान के जैसे वाकयात हैं उसमें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुतअद्दद शवाहिद मौजूद हैं गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत के, लेकिन कुछ लोग डाउट करते हैं कि कच्चे के इलाके में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी अब किसी की सपोर्ट हासिल हो गई है। उनके पास जिस नौयत का असलाहा है और जिस नौयत के वो ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनको भी ताकतवर बनाकर एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस बात का भी खदशा हो सकता है? तो जो कच्चे के डाकू हैं, जो पक्के के डाकू ऐवानों में बैठे हुए, वही उनकी दाद रस्सी करते हैं। अभी मैंने आपको कहा तो सही कि जो मुशीर है, जो उस इलाके का, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और ये पीपल्स पार्टी से उनकी एफिलिएशन है, जब वो असले की तरसील में पकड़े गए, मैंने तो दोबारा उनकी कोई खबर नहीं सुनी। और यही लोग पुष्ट पनाही करते हैं। अगर आप देखें जो लोगों के साथ ज्यादतियां और कहीं भी जहां दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी या इस किस्म की चीजें हो, वहां उसके पीछे नाइंसाफी निकलती है। अभी आपने कहा कि ये बलोच डिप्राइव्ड कौम है, ये जो असेंबलीज में आते हैं, आपने इनको देखा है? इन्होंने तो अपनी कौम की पीठ में छुरा घोंपा है। अब मैं नाम क्या लूं, यहाँ पर अरबों रुपए के फंड, 22 अरब का फंड 2018 में जो 7 इत्तेहादी थे उनको दिया गया। मैं पूछूं कि कहां पर है ये? इनके अरबों खरबों के फंड, फिर भी उस सूबे की महरूमी खत्म नहीं होती। ये कहां से आते हैं? ये कोई एक या दो तो नहीं है, ये नेटवर्क कहां से? अगर आप जियो फेंसिंग करके लोगों के घरों में घुस सकते हैं तो क्या मोबाइल नेटवर्क से नहीं पकड़ा जाता? लेकिन ये ठीक है, आप एक सेकंड कि आपको और मुझे डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है। अगर हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए आवाज उठाएं, तो क्या वो जो अरबों रुपए की फायरवॉल है, इससे ये नेटवर्क नहीं पकड़ा जा सकता कि कैसे कॉल्स होती है और किस तरीके से मारा जाता है? यहाँ पर कराची, लेकिन एक जियोग्राफी का एक चैलेंजिंग सी चीज है वहां पर। अब साहब, हम मसला ये है कि बलूचिस्तान में मसला बोलान की पहाड़ियां हैं, वो अब हमें भी वहाँ पे जाने का इत्तफाक हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की टेरेन है एक, जहाँ और पहाड़ों पर जिस तरह से वो लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से उनको फिर सपोर्ट और फंडिंग और ट्रेनिंग और सब चीज़ें हो रही हैं। अगरचे हम देख रहे हैं कि रोज़ाना ही ये खबरें आ रही होती हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, शहादतें भी दे रहे हैं, दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल बहरहाल ठीक है कि ये फिर इनकी ग्रोथ कैसे इतनी हो रही है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, ये एक सवाल अपनी जगह पर है। तो इस पर क्या तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कोई अपोजिशन की जमातें, हुकूमत की जमातें मिल बैठ कर कोई कंसेंसस डेवलप करके कोई एक यकजहती का इजहार करके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कुछ ऐसे गिरोह भी हैं जो मिसिंग पर्सन्स के नाम पर भी अपनी एक सियासत भी कर रहे हैं और अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं या अपना मुतालबात भी रख रहे हैं। शायद कुछ डिमांड उनकी ठीक भी हों, लेकिन अक्सर डिमांड उनकी गलत भी मालूम होती है। तो इसके लिए क्या हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर कोई कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा? असदुल्ला भाई, पहली बात तो इसमें बिल्कुल बात से एग्री नहीं करता कि वो स्टेट से ताकतवर हैं, वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल हैं। देखिए, बात यह, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आज जो अमनो अमान की सूरत मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान में देख लें, वो तो आपके सामने है। बात तरजीहात की है कि अगर आपने वहां पर जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फोकस किसने करनी है? पुलिस ने करनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने करनी है, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। लेकिन तरजीहात क्या है कि पूरे पाकिस्तान में 2 साल हो गए हैं, ऑपरेशन किसके खिलाफ हो रहा है? पाकिस्तानियों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ। हर सूबे के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर आप इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप बात कर रहे थे कच्चे की, वो पुलिस वाले जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आप मुझे बताएं, वो जो डाकू हैं कच्चे के, उनके पास इंटरनेट कहां से आ जाता है? उनके पास वहां पे असला जदीद कहां आ जाता है? और वो आज तो एक और बड़ा जबरदस्त हुआ, ये पंजाब हुकूमत की आनियां जानियां देखें। ये जो उन्होंने एक इश्तहार छापा, जो पहले नंबर पे डाकू था उसने अपनी वीडियो वायरल की, उसने वो जो नंबर हेल्पलाइन दिया हुआ है कि जी फलां का 1 करोड़ रुपया इनाम है, फलां का उसने फोन किया, कॉल की, मैं तो नंबर दिया, उसमें शामिल ही नहीं हूं जी। उसने कॉल करके कहा जी मैं तो उसमें शामिल नहीं, मैं आपसे बात बिल्कुल ठीक है सर, अगर आप मुझे इजाजत दें। दूसरी बात, एक बात असदुल्ला भाई, एक बात मुझे पता है, सर मुझे 1 मिनट अगर आप मेरा क्योंकि इलाका है, मैं आपके पास वापस आ जाता सर, मुझे 1 मिनट दे देना। मैं जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा इसको बलूचिस्तान वाला मामला चूंकि बहुत ही सीरियस है और उस पर पूरी कौम सोगवार है, मैं ब्रिगेडियर साहब का जरा नुक्ता नजर उस पर ले लूं। ब्रिगेडियर साहब,
ये हमें यानी रियासत को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम इन्हें नाराज बलोच या इनके ग्रेवेंसेज और ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं, मासूमों को मारते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, वजूहात या कुछ भी बयान करें, बहरहाल ये दहशतगर्द हैं। और गैर मुल्की ताकतों की इनके ऊपर जो एक सरपरस्ती है वो भी स्टैब्लिश्ड है। सोल्यूशन क्या है इसका ब्रिगेडियर साहब? देखिए, सोल्यूशन बिल्कुल है, अगर आप प्रॉपर देखिए। एक खाली काइनेटिक ऑपरेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। नंबर 1, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। आपके सामने पीटीआई की बात कर लें, उसके बाद नेशनल पार्टी की बात करें, वरना फजल रहमान दे और ऑल अपोजिंग जो थे, हमने अजमेर तक काम किया। इज नॉट अ सेपरेट ऑपरेशन। इसी को जो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इनको हम अपग्रेड कर रहे हैं ताकि जरा और स्पीड पे किया जाए, लेकिन इसके साथ और भी चाहिए। देखें, बलोचिस्तान में ये नाराज कोई नहीं है। जो नाराज है, जो हथियार उठाता है, वो नाराज बलोच नहीं है, वो दहशतगर्द है। एंड वी काउंट देम एज दहशतगर्द। उनके खिलाफ अभी पूरी कार्रवाई होगी। प्लस आइडेंटिफाई करें कौन लोग है। मारंग बलोच नंबर 1, शी इज अ टेररिस्ट, शी इज सपोर्टिंग देम। आज जब बलोची मारे गए हैं वहां पर, जो नुकसान हुआ है, ये इसको साम क्यों नुकसान गया? वाई शी इज नॉट स्पीकिंग, वाई शी नॉट सेइंग कि ये कंडेम कर रही है? अगर ये मिसिंग पर्सन के लिए रोज खड़ी हो जाती है, क्यों खड़े होती है? क्योंकि ये इंडियंस के हाथ में खेल रही है। दे आर ऑल जो है ये पाकिस्तान के गद्दार वतन है। इनके खिलाफ मैं आई स्ट्रांगली फील बलोचिस्तान को इमीडिएटली इसके खिलाफ एफआईआर काटें, इसको अरेस्ट करें। जिस तरीके से ये हरकतें कर रही है, ये कहाँ गई अभी, क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं कह रही है कि बड़ी जाती हुई जुल्म है, मैं दहशतगर्दी के खिलाफ हूँ। ये बात डिड यू स्पीक, वेयर इज शी? तो हमें आइडेंटिफाई ऐसे लोगों को करें जो कि खुल्लम खुल्ला पैसा लेके पाकिस्तान की मुखालफत करें, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कर रहे हैं। इनके खिलाफ रजिस्टर्ड करें एफआईआर, इनको अरेस्ट करें और इनको करार वाकई सजा दें। सेकंड, आप अपने उनको रिलीफ पैकेज दें। जो लोग वहां पर हैं, जो हौसला एजेंसी के हत्थे चढ़ते, कौन चढ़ते हैं? गरीब, नौकरी नहीं है, जवान लड़का है, माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, बहन की शादी है, पैसा नहीं है, तो आप उनका ये करें। आप जिनके जमीन है उनको दें ट्यूबवेल बना के कम्युनिटी वाइज। जो भेड़ बकरियां पालते हैं, दे दें 20-25 बकरियां एक कर दें। कितना हो जाएगा? टोटल 25 लाख हैं बलोच, 25 लाख तो बरोई हैं। उनको दें ये। साथ ही साथ अमेरिकन से बात करें, चाइना से बात करें, जो उनको अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोकते हैं? पैसा उधर से आ रहा है, उनको मिल रहा है, उनको परवाह नहीं है। आज इनका पैसा बंद करे। चाइना भी जो चाहता है पाकिस्तान में, ये जो आपने कहा ब्रिगेडियर साहब के पैसा आ रहा है, अभी यहाँ एक सवाल उठा था डिस्कशन में भी, सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रही थी कि हमने बाड़ लगा रखी है, हमारी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारी नज़र है पूरी, फिर ये लोग अपना नेटवर्क बनाकर कैसे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं? कैसे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बैठे हुए हैं और इतने दीदा दलीली के साथ दर्जनों लोगों को कैसे एक रात में ये मार सकते हैं? तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? देखिए, असद बात यह कि इट्स पोरस बॉर्डर, जितनी मर्जी फेंसिंग कर लें, देयर आर प्लेसेस जहाँ ये गुजर के आते हैं। अमेरिकन जाते हुए बहुत ज़्यादा तादाद में नया वेपन एमुनिशन हथियार छोड़ के गए हैं, जो इनके हाथ आता है, जो हम हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं। IS पर भी हम भी कहते हैं ये वेपन देखें, ये सारा अमेरिकन साख्त है। उसके बाद यहाँ पर इनके जो सहूलतकार हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किया जाता है। बट उसके बाद ये कि आपको बलूचिस्तान के अवाम के साथ बैठ के उनको मुज़ाकरात करें। जो हमारे मोहल्ले 1% भी नहीं है ये जो आपके दहशतगर्द हैं, बाकी सब उनको आप हैंडल कर सकते हैं। आप ये इस्लामाबाद में आपको पूरी दुनिया के एम्बेसडर, उनको बताएं व्हाट इंडिया इज डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग देयर, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान की फौज बहुत लड़ाका है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात पे करेंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे। सर, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा जी ब्रिगेडियर साहब। एक बात बड़ी आसानी से कही जाती है, जैसे अभी बसा साहब भी हमारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि और एक वैसे भी एक सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बहुत प्रोपेगेंडा होता है और उस पर बहुत बात होती है, और वो ये कि जी हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस, हमारी हुकूमत ये चूँकि एक मखसूस सियासी जमात के लिए मसरूफ़ हैं, इसलिए उनकी तवज्जो नहीं है दहशतगर्दों को रोकने या करने के लिए। इस आर्गूमेंट का आप क्या जवाब देंगे? असद, मुझे ये बताओ कितनी फौज लगी हुई है PTI के लिए? खुदा के लिए इट इज सिविल आर्म फोर्सेस। हुकूमत का मसला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का मसला है,
पंजाब गवर्नमेंट को, मतलब व्हाट फौज आर्मी आर कंट्रोल, दे आर बिजी इन नॉर्दर्न एरियाज, दे आर बिजी इन कश्मीर, दे आर बिजी इन बलूचिस्तान, दे आर फाइटिंग टेररिज्म इन केपीके, दे आर ऑल फाइटिंग विद देम फॉर दे नो ड्रेनेज ऑफ मैन पावर, दे आर ऑल कमिटेड. ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सायरा बानो साहब, आपने बहुत तफसील से गुफ्तगू सुनी है, ब्रिगेडियर हारिस समाद साहब की हमारे साथ मौजूद भी हैं। ये जो आपने भी जिक्र किया था ग्रेवेंसेस का, हमारे पास सिंध में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वडेरों के जुल्म से तंग आकर वो लोग जो हैं वो शामिल हो गए, डाकुओं के साथ मिल गए। मसलन एक कैरेक्टर हुआ करता था प्रो चांडियो के नाम से, 80s 90s की बात है, और फिर और उसकी पूरी कहानी थी, ग्रेवेंसेस थे, उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ था। ये अगरचे उसका जवाब रियासत फिर भी नहीं मानेगी और वो मारा गया था, लेकिन बहरहाल उसके पास एक जवाब मौजूद था। तो हुकूमतों की सतह पर क्या होने की जरूरत है? और फिर ब्रिगेडियर साहब ने जैसा कि कहा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि इन मौजूआत पर तो तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत में और अपोजिशन में, मिलकर नैरेटिव बनाना पड़ेगा, मिलकर बात करनी पड़ेगी, मिलकर हल निकालना पड़ेगा। आपने कहा जाहिर है, देखिए बेस तो ना इंसाफी है ना। जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ के उसमें पतली गर्दन आएंगी और जो बड़े जानवर हैं वो उस इंसाफ के जाले को फाड़ कर निकल जाएंगे। आपने कराची में परसों देखा है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, तो यहाँ पर जितने भी हैं उन सबका कोई ना कोई बाप होता है जो कि इन बेचारों का नहीं है। तो फिर वो जितनी समझ बूझ, क्योंकि ना आपने तालीम दी, ना शऊर दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जिस तरह है, कुछ मुझे आवाज कम आ रही थी, 25-25 बकरियां देने की बात हुई थी। क्यों भाई? रेकोडेक की सारा माल ले जाए हुक्मरान और वो 25-25 बकरियां ले, ना वहां पर तालीम ना पानी, लेकिन वो 25 बकरियों पे गुजारा करे। अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें देखनी है। बाकी ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर निगरान वजीर दाखिला थे। जिला नौशहर फिरोज में 8 लोगों का कत्ल हुआ, जिसको बाद में कहा गया कि गलती हो गई, सजा तो उसमें भी किसी को नहीं मिली थी। यहाँ कराची के लोग लाश उठाते हैं डेली, चोरी चकारी और मोबाइल स्नैचिंग में, जिस पे ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि मोबाइल किसी ऐसी जगह पे रखकर निकले जो लोगों को पता ना चले। मैं तो पूछना था कि वो जगह भी बता दे कि किस जगह पर छुपाकर वो मोबाइल निकले। तो देखें, ये सारी बातें वो है। और फिर अभी जो हम सुन रहे हैं, आप 25 बकरियां देने के बजाय जो हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरे मुल्कों के लिए हम घास फूस उगाएंगे और हजारों एकड़ बंजर जमीन, क्योंकि जो जरी जमीन थी उस पर तो हमने हाउसिंग सोसाइटी बना दी, बंजर जमीन गरीबों को देना। जो गरीब वहां पर सूड म्यानी की तरफ है और कच्चे के डाकू हैं, लाए उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी। लेकिन बुनियादी नुक्ता सायरा बानो साहब, बुनियादी नुक्ता आपका भी और ब्रिगेड साहब का भी एक ही है, और वो है कि महरूमी है और महरूमियां लीड करती हैं लोगों को, चाहे वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिल जाए या दहशतगर्दों के साथ मिल जाए बलूचिस्तान में। तो ये महरूमियां तो हैं जिसका खात्मा बहरहाल हुकूमतों ने करना है। नहीं उस्दुल्ला भाई, मुझे पहले मौका दीजिएगा। जी जी बिल्कुल सही है। ब्रिगेड साहब, अगर आप 1 मिनट देते हैं तो दोनों को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। बस्सा साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बस्सा साहब कहिए, मैं फिर ब्रिगेड साहब के पास आता हूँ। जी अच्छा अस्दुल्ला भाई, पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की है उससे बिल्कुल मैं मुतफिक नहीं हूं, बल्कि वो तजादात का मजमुआ है। पहली बात तो यह है कि आज इमरान खान साहब से किसी ने जेल में पूछा फौज के मुतल्लिक सवाल, उन्होंने क्या, ये हमारी फौज है और पूरी कौम फौज से प्यार करती है। कब कहा है हमने ब्रिगेडियर साहब कि फौज ऑपरेशन कर रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि पुलिस आज इतना उसको सियासत में मुलव्वस कर दिया गया है, इतनी उससे सियासत करवाई जा रही है। एक जमात को दीवार से लगाने के लिए, इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए आप पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। हम तो उस फोर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक आर्गूमेंट दिया मारंग बलोच के हवाले से कि उसको जनाब मार देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। ये सोच को बदले। अरेस्ट करना चाहिए साहब, आपने मैंने मारने की बिल्कुल बात नहीं की है। सुने अरेस्ट करना चाहिए। आप ये ब्रिगेडियर साहब मुझे बात करने दें, ब्रिगेडियर साहब मुझे बात करने दें। आप ये भी कह सकते थे कि का मतलब आप मार ही दें उनको। आपने अकबर बुगटी को क्या किया? मुशर्रफ ने खड़े होकर कहा वहां से गोली मारूंगा जहां से पता भी नहीं चलेगा। आज तक बलूचिस्तान का खून रुस रहा है। एक तो आप बलूचिस्तान के अपने वसाइल बलूचिस्तान को नहीं दे रहे, आप उनके साथ महरूमियां जो है इसलिए उनकी बढ़ रही हैं। और दूसरी बात,
इमरान खान साहब ने कहा था जब आपके अफगानिस्तान की जंग थी, उन्होंने कहा कि जितनी देर मर्जी जंग लड़ लें, मामला टेबल पे बैठ के हल होने हैं। आज मुझे बताइए कि खवातीन जो बलूचिस्तान की रवायात ही नहीं है, पूरी खवातीन हर जिले के अंदर लाखों के मजमे उसके साथ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं आप उसको अरेस्ट कर लें, आप उनको जनाब उनको सजा दें। बात यह है आपको तरीकाकार निकालना होगा, डायलॉग के जरिए उनके मामलात को हल करें। हम सबके खिलाफ बात करते हैं, इनको मार दो, इनको इनके साथ सख्ती से पेश आओ, ऐसे नहीं। दूसरी बात, एक बात करके कच्चे वाले हवाले से बात यह है कि आप ये मुझे बताएं कि जो बात तरजीहात की बात कर रहे थे कि वहां पर उस दिन जलसा था हमारा असदुल्ला इस्लामाबाद में, सारी पुलिस लगी हुई थी। अच्छा, हमारे बसा साहब ये कच्चे वाली बात बाद में कर लें, जरा पहले जो बातें हो गई हैं बलोचिस्तान के हवाले से जरा इस पर जवाब ले लेना सर, फिर मैं कच्चे वाले पे आ जाता हूं। जी ब्रिगेड साहब कहिए सर। नहीं, मैं बलूचिस्तान के हवाले से भी एक बात और कर दूं, कह रहे थे सबको बिठाएं सर, एक मिनट बसा साहब एक मिनट, आपने कहा बसा साहब एक मिनट में आप वापस आ जाए। बसा साहब एक मिनट, खान को तो आपने दीवार से लगाया हुआ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ब्रिगेड साहब, आप कहते हैं कि सब सियासी जमातें मिल बैठे, कहिए सर। देखिए असद, बात यह है कि जब आपने ऐसे ऑपरेशन करने हैं, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। बलोची हमारे बहुत इंपॉर्टेंट भाई हैं, कोई डाउट नहीं है। हमें तो आप दहशतगर्दों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप सुनेंगे तो बात करें। बसा साहब प्लीज, आप प्लीज इंटरप्ट ना करें। बसा साहब प्लीज आपके बारे में नहीं, प्लीज इंटरप्ट ना करें, प्लीज इंटरप्ट ना करें। ये संजीदा मौजू है, संजीदगी से बात करने दें। जी देखिए बलोचिस्तान के, मैं हमेशा कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को बलोचिस्तान के मसाइल बलोचिस्तान में जाके हल करने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कोई डाउट नहीं है। उनसे महरूमियत दूर करनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। सेकंड ये कि उनके रोजगार का बंदोबस्त करें, वहां पर वाकई बहुत गुर्बत है और जितने गरीब होंगे उतना हॉस्टाइल एजेंसी के हाथ में वो खेलेंगे, क्योंकि उनको पैसा देते हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, वो करते हैं। 25 बकरियों का मतलब जो मेरी बहन ने कहा है, इसका मतलब ये है कि उनको अच्छा रोजगार दें, कम्युनिटी ट्यूबवेल लगा के दें, उनको बीज दें, हाँ, उनको मसरूफ करें, उनके हाथ में पैसा आना चाहिए, अपने बीवी माँ बाप का इलाज कर सके, यंग बच्चा अपनी बहन की शादी कर सके, भाई की तालीम दे सके। बिल्कुल फौज ने बहुत कुछ वहाँ किया है, कैडेट्स कॉलेज है, हॉस्पिटल बनाए हैं, हेल्थ यूनिट्स बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुकूमत को जो पैसा मिलता है, हुकूमत का काम है ये करने के लिए, जो नहीं काम होते। सेकंड मारंग गलोच, देखें बात यह है कि यही तो मैं कह रहा हूँ, जो हम ये जबान बोल रहे हैं एक्चुअली वो हमें कन्विंस कर रहे हैं, हमें उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये मुल्क के खिलाफ है। बलूचिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने वहां पर उनकी तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दूर करें, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मारंग मलूक जैसे जो मिसिंग पर्सन के लिए पूरा गवादर पे जाके बैठ के तबाही फैला देती है, आज क्यों नहीं बोल रही है? आज क्यों नहीं बोल रही कि हाँ जुल्म हो रहा है? बिल्कुल जुल्म हुआ है मेरे बलूचियों के भाइयों के साथ। डिड शी स्पीक एक वर्ड का? इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को। बाकी हमारे जो दहशतगर्द हैं, बाकी नाराज बलोच बिल्कुल उनसे पूछें, बात करें, पहाड़ों से नीचे उतारें, उनको रिलीफ दें, जैसे कहते हैं उनको करके दें। कोई ऐसी बड़ी इवेंट। लेकिन सर इसमें ब्रिगेड साहब ये जो नुक्ता है ना, ये जो आपने मैरंग के हवाले से कहा, उनकी पॉलिसीज पर जाहिर है रियासत को बहुत एतराज़ात हैं, लेकिन चूंकि पब्लिक सेंटिमेंट बलूचिस्तान का उनके साथ खड़ा है, तो ये बसा साहब का पॉइंट ये था कि अगर उनको ऐसे ट्वीट करेंगे तो लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है, बलोचों की, आम बलोचों की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाके सारे टेररिस्ट बन जाएंगे, लेकिन उनके सेंटिमेंट हर्ट होंगे शायद। देखिए इसमें पहले प्रिपेयर है, उनको ग्राउंड बनाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, उनको उनकी मुआशियत हालात ठीक करें, एंड देन आइडेंटिफाई करें, लोगों को पता चले, खुद डिफरेंशिएट करें। यस, ये 4 ब्लैक शीप्स हैं, ये हमें बरगला रहे थे। हम पाकिस्तान के मोहब्बत वतन शहरी हैं, हमें हुकूमत पाकिस्तान लुक आफ्टर करती है। लेकिन ये मसाइल जब हल होंगे, जब इस्लामाबाद की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट के लोग जाके बलूचिस्तान में बैठ के उनके मसाइल सुने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, जिन की नाराज़गी उनको दूर करें, ये हमें चाहिए इमीडिएटली। 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। अमेरिका चाइना को अलग डील करें, इंडिया को अलग डील करें, इस्लामाबाद में इन्वेस्टर्स को बताएं और अफगान गवर्नमेंट से बात करें। बलोचियों से बिल्कुल वहाँ बैठे, चाहे आपको 1 महीना लगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, विच इज़ वेरी बैड। वी आर लूजिंग टाइम, वी हैव टू वेरी माइंडफुल दिस थिंग। हमें सब चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना है, 4-5 स्ट्रॉन्ग प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाएं, एक साइड पे नहीं जाएं, बल्कि सब तरीके डील करें, ताकि हर एक की कहीं ना कहीं जो उसको रिडेस ऑफ ग्रीवेंस है वो हो सके। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सारा बानो साहबा, शौकत बसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारिस नवाज साहब। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।